वेलकम टू एमटी लर्निंग्स, एक प्रभावी पहल। स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। भारत के अंदर दलीय व्यवस्था है। चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिक्स इन इंडिया का हमारा पार्ट है ये। और आप जानते हैं कि न्यू सिलेबस जो है सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है और हम उसी सिलेबस को पढ़ा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। भारत के अंदर पार्टी सिस्टम की बात की जाए तो 3 टाइप के पार्टी सिस्टम को भारत में देखा जाता है। 1 पार्टी डोमिनेंस, उसके बाद 2 पार्टी डोमिनेंस, और धीरे धीरे भारत की जो दलीय व्यवस्था है, पार्टी सिस्टम है, वो मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और उसी मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर एक बायोपोलर सेंटर, कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है एक पावरफुल सेंटर के रूप में काम करते हैं। इसी पूरे सिस्टम को हमको समझना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि देश आज़ाद होता है 1947 के बाद। जवाहरलाल नेहरू और बाकी सभी लोग मिलकर के जो है सरकार चलाते हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। और शुरुआत की जो सरकार होती है वो एक कार्यात्मक सरकार होती है, एक्टिव गवर्नमेंट होती है। और उस एक्टिव गवर्नमेंट को जो है फॉर्मल रूप में गवर्नमेंट बनाने के लिए इलेक्शन में कंटेस्ट करना ज़रूरी होता है। और 1952 में आकर के भारत के अंदर पहले इलेक्शन कराए जाते हैं। 1952 के अंदर पहला इलेक्शन होता है, उसके बाद 1957 में दूसरा इलेक्शन होता है, और तीसरा इलेक्शन जो है 1962 में हो जाता है। और तीनों ही इलेक्शन के अंदर कांग्रेस को एक बहुत ही बड़ी जीत मिलती है। तो वो कांग्रेस की जो जीत है वो हिंदुस्तान के अंदर जो है 1 पार्टी डोमिनेंस के रूप में कांग्रेस को इस्टेब्लिश कर देती है, यानी कि एक पार्टी का वर्चस्व। ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियां नहीं हैं, दूसरी पार्टियां हैं, दूसरे दल हैं, लेकिन वो दल कांग्रेस के मुकाबले बहुत ही पीछे हैं, बहुत ही, या कहें कि एक तरीके से बहुत ही छोटे सिद्ध हो रहे हैं। तो आइए समझते हैं चैलेंजिंग ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। तो शुरुआत में लोकतंत्र को बनाने में किस प्रकार की चुनौतियां आई, पहले उसको समझेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 को इम्प्लीमेंट हो गया था। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया, सरकार को चलाना है, तो अब देश के अंदर इलेक्शन की बात होना शुरू हो गया कि इलेक्शन करवाए जाएंगे। और इलेक्शन कराने को लेकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न किया गया है, आपने 11th क्लास में भी रीड किया होगा, कि हमको एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट एजेंसी चाहिए जो देश के अंदर निष्पक्ष रूप से चुनाव करवा सके। और चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन को स्थापना की गई 1950 में। और उसी के बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने देश के अंदर चुनाव कराने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। जैसे ही जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती चली गई, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो गया, क्योंकि इतने बड़े इतने बड़े देश के अंदर चुनाव करवाना एक बहुत ही मुश्किल काम था। ठीक है। आप देख रहे हैं भारत के अंदर कई प्रकार की समस्याएं आई। ये सारी समस्याओं को आप ध्यान से देखिए, लास्ट पैराग्राफ में देखिएगा। द नेम ऑफ नियरली 40 लाख वुमेन्स वर नॉट रिकॉर्डेड इन द लिस्ट। लगभग 40 लाख महिलाओं का नाम जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि भारत के अंदर जो है बहुत से लोग ऐसे थे जो कि अपनी महिलाओं का नाम नहीं बता रहे थे। इलेक्शन कमीशन को वोटिंग लिस्ट बनाने में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोग इलिटरेट थे, ठीक है, लोगों को जानकारी नहीं थी चुनाव के बारे में। ठीक है। और डेमोक्रेसी के बारे में लोग पूरे तरीके से अवेयर नहीं थे कि डेमोक्रेसी कैसे होती है, कैसे फंक्शन करती है, कौन लोग जीतेंगे। एक और सवाल निकल करके यह है कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी है, बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हैं, यानी कि एक जगह वो नहीं रह रहे हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान से लोग बड़ी मात्रा में इंडिया में आए हैं। उन लोगों को लिस्टेड करना एक बहुत मुश्किल काम था। उसके बावजूद भारत के अंदर 15% लोग थे जो थोड़े पढ़े लिखे थे, बाकी 85% पॉपुलेशन को कोई अक्षर पढ़ने की जानकारी नहीं थी। ये सारी समस्याओं से जूझते हुए इलेक्शन कमीशन ने भारत के चुनाव करवाए और सफल कराए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बहुत बड़ी चुनौती माना गया और यह कहा गया कि दैट वाज द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, यानी कि ये इतिहास का सबसे बड़ा गैम्बल है, जुआ है। अनपढ़ लोगों को वोट डलवाना एक बहुत ही मुश्किल काम है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए शायद गलत भी है, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति सही तरीके से चुन नहीं सकता है। लेकिन भारत में ये सफल साबित हुआ। लोगों ने आगे बढ़ करके पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया, डेमोक्रेसी को एंटरटेन किया, डेमोक्रेसी को जिया, डेमोक्रेसी के साथ लोग जुड़े और देश के चुनाव सफल बनाए। और ना सिर्फ पहला चुनाव सफल बनाया, बल्कि दूसरा और तीसरा, ये आने वाले सभी चुनाव जो है धीरे धीरे लोग अपने आप को ट्रेन करते चले गए और डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते चले गए। तो पहला चुनाव, दूसरा चुनाव और तीसरा 1952, 57 और 62,
पहला चुनाव तो लगभग 6 महीने चला, 19 अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952 तक पहला चुनाव चला। और इलेक्शन कमीशन के द्वारा सुकुमार सेन जो है देश के पहले चुनाव अधीक्षक बनाए गए। ठीक है, अब ये ग्राफ आपके सामने है और ग्राफ में देखिए तीनों ही आम चुनाव में कांग्रेस टॉप पर है। पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ और तीसरा ग्राफ, इन तीनों ही ग्राफ के अंदर जो अपोजिशन पार्टी है वो कांग्रेस से बहुत ही पीछे है। तो कांग्रेस का जीतना क्या एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी? जी हाँ, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, क्योंकि कांग्रेस के साथ हर कोई खड़ा हुआ था उस समय, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसने देश को आजाद कराया था। आजाद बाकी लोगों ने भी कराया था, लेकिन कांग्रेस का ही एक बहुत बड़ा योगदान था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कांग्रेस का योगदान था, कि कांग्रेस का मतलब ही उस समय भारत था। भारत के अंदर हर कोई कांग्रेस को जानता था, कांग्रेस से जुड़ा हुआ था और कांग्रेस के जरिए जो है देश ही माना जाता था। इट वॉज द ओनली पार्टी देन टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। तो कांग्रेस के पास राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत थी, कांग्रेस का संगठन पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था। ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन में आएंगे कि कैसे कांग्रेस जो है जीती थी इलेक्शन। कांग्रेस का संगठन पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था। कांग्रेस का जो कैंपेन था वो लगातार जो है तेजी से आगे बढ़ता चला गया और 364 सीटें, 364 सीटें आउट ऑफ 489 में से कांग्रेस ने फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन में जीती। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे नंबर की पार्टी रही वो रही कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का भी भारत की आज़ादी में जो है एक इम्पोर्टेंट योगदान रहा है। और जो है लगभग बंगाल की बात करें, केरला की बात करें और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तो कम्युनिस्ट पार्टी का इन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर एक स्टैब्लिशमेंट रहा है। और दूसरे आम चुनाव में 1952 में कांग्रेस पार्टी को हल्का एक झटका लगता है जब केरला के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन जाती है। केरला के अंदर जब सरकार बन जाती है तो कांग्रेस के लिए एक झटका लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में हमारी ही सरकार है, पंचायत से लेकर के केंद्र सरकार तक कांग्रेस की ही है। ऐसे में केरला में सरकार कैसे बन जाती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि केरला में सरकार बन गई, लेकिन वो सरकार लंबे समय तक नहीं चलती है, सरकार गिर जाती है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, और जिस कारण से वो सरकार गिर जाती है, टॉपल हो जाती है और फाइनली कांग्रेस द्वारा इलेक्शन कराए जाते हैं और कांग्रेस की सरकार बन जाती है। द कांग्रेस वॉन 3 आउट ऑफ एवरी 4 सीट्स बट इट डिड नॉट गेट इवन अ हाफ ऑफ द वोटर्स। ये एक और पॉइंट निकल करके आता है, एक और समस्या निकल करके आती है, क्योंकि कुल गणित के हिसाब से देखा गया कि कांग्रेस लगभग हर 4 में से 3 सीटें कांग्रेस जीत रही है। लेकिन अब सवाल निकल के ये आता है कि क्या कांग्रेस को वोट भी बहुत मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं था। कांग्रेस को पहले आम चुनाव में 45% वोट मिला, 48% वोट मिला, 46% वोट मिल रहा था, 50% वोट क्रॉस नहीं कर रहा था। और यही वो अंक गणित है जिसने कांग्रेस के खिलाफ धीरे धीरे अपोजिशन पार्टी को एक करना शुरू कर दिया। दूसरे नंबर की जो पार्टी आई वो सोशलिस्ट पार्टी थी, और वो जो सोशलिस्ट पार्टी रही स्टूडेंट, उसको 10% वोट मिला था, लेकिन उसका 10% वोट सीट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाया, उसको केवल 3% सीटें मिली। तो यही समझना था कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे बड़ा रीजन इसका यही था, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम आपने 11th क्लास में रीड किया था। इसका मतलब यह हो गया कि जो व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा वोट आएंगे वही व्यक्ति जो है जीत हासिल करेगा। यही सिस्टम चला आ रहा था और इसी कारण से कांग्रेस जीत रही थी और बाकी पार्टियां हार रही थी, यानी कि जो 50% से ज़्यादा वोट था वो बाकी की अपोजिशन पार्टी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा मिल रहा था। इसलिए कांग्रेस जो है वो जीत को जो है जी रही थी। नेचर ऑफ अ कांग्रेस डोमिनेंस, आखिर ये वन पार्टी डोमिनेंस और कांग्रेस डोमिनेंस का नेचर था क्या, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। कांग्रेस वाज सीन एज द इनहेरिटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। लोग जानते थे कि कांग्रेस जो है वो आज़ादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, तो वो देश चलाएगी ही। मैनी लीडर हु वर इन द फोरफ्रंट ऑफ द स्ट्रगल वर नाउ कंटेस्टिंग इलेक्शन। अब जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है वही इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनको जीतना ही है। वो कहाँ हारेंगे? अंग्रेजों से नहीं हारे तो क्या चुनाव हार जाएंगे? ऐसा थोड़ी होता है। द कांग्रेस वॉज ऑलरेडी अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज पार्टी, और कांग्रेस पहले से ही एक बहुत ही ऑर्गेनाइज पार्टी रही है। ठीक है, बाकी जो पार्टियां जो वो कांग्रेस के बहुत बाद में आई हैं, और वो पार्टियां जो है आज़ादी के समय बनी हैं या बहुत बाद में बनी हैं। कांग्रेस का वो मुकाबला नहीं कर सकती थी, पूरे हिंदुस्तान में वो थी ही नहीं, तो वो मुकाबला करेंगी कैसे? इनफैक्ट मैनी पार्टी वर फॉर्म्ड ओनली अराउंड द इंडिपेंडेंस, और कई पार्टी आज़ादी के टाइम पर ही बनी। By the time of independence, the party had not only spread across the length and breadth of the country as we had seen in the maps,
but also at an organization network down to the local level. माय डियर स्टूडेंट, कांग्रेस जो है वो फर्श से अर्श तक थी, यानी कि जमीन से लेकर के आसमान तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी। यानी कि केंद्र सरकार से लेकर के गांव तक जो है कांग्रेस का ही कार्यकर्ता होता था। हर जगह पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का ही कार्यकर्ता होता था। इसी कारण से कांग्रेस जो है वो बड़ी मात्रा में जीतती चली गई। ये मौलाना आजाद की फोटो है, ध्यान से देखिए, कांग्रेस के कद्दावर नेता हुए हैं। अब ये कांग्रेस सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम को समझना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम में भी आएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का। बट व्हाट इज कांग्रेस सिस्टम? सिस्टम क्या होता है पहले तो वो समझ लीजिए, उसके बाद कांग्रेस सिस्टम को समझेंगे। सिस्टम का मतलब ये हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, यानी कि एक संगठन तैयार है, उस संगठन के अंदर हर व्यक्ति की अपनी एक जिम्मेदारी है। तो और वो व्यक्ति क्या जिम्मेदारी निभा रहा है, कैसे वो रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कैसे वो बिहेव कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसी प्रोसीडिंग को ही सिस्टम कहा जाता है। तो कांग्रेस का सिस्टम कैसे चल रहा था उसको समझिए। पहला इसके अंदर कड़ी निकल करके आती है, कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन। तो कांग्रेस एक सामाजिक और राजनीतिक या कहें कि वैचारिक गठबंधन है। तो कांग्रेस कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ना देखिए जो केवल यूनिफॉर्मिटी या मोनोपोली के आधार पर चल रही है, कि कांग्रेस का मतलब एक पार्टी हो गया, एक विचारधारा हो गया, एक नेता हो गया। ऐसा पार्टी कांग्रेस नहीं थी। कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन था। और 1885 से दौर से अगर देखा जाए तो 1885 में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना करी थी। और शुरुआती 20 साल के अगर आप टटोलेंगे तो आप समझेंगे कि शुरुआती या प्रारंभिक 20 सालों के अंदर कांग्रेस एक पढ़े लिखे लोगों का समूह था। एक ऐसा ग्रुप था जहां पर अपर कास्ट था, जहां पर अपर क्लास था लोग, और जहां पर जो है बिजनेसमैन या कहें कि हर कोई अपर लेवल से जो रिलेट कर रहा है वो कांग्रेस का हिस्सा था। शहरी लोग थे कांग्रेस के अंदर। लेकिन धीरे धीरे जब महात्मा गांधी की जुगलबंदी कांग्रेस के अंदर होती है और एक संवाद की स्थिति बनती है अमीरी और गरीबों के बीच में, तो कांग्रेस एक जन पार्टी बन जाती है। जनता का या कहें कि समाज का हर एक वर्ग कांग्रेस के साथ जुड़ जाता है, या कह लीजिए कि कांग्रेस उनके साथ जुड़ जाती है। तो कांग्रेस के अंदर समाज के सभी लोग आ गए, सभी कास्ट के लोग आ गए, सभी रिलीजन के लोग आ गए, सभी सोसाइटी या कहें कि सभी विचार के लोग आ गए। तो धीरे धीरे कांग्रेस जो है एक पूरा रेनबो बन गया, एक कैनवास बन गया जिसके अंदर हर कोई अपने आप को संभाले। तो कांग्रेस एक वो सामाजिक गठबंधन बन गया। तो आप कांग्रेस को एक कोलेशन भी कह सकते हैं। ये कांग्रेस को एक ऐसा ग्रुप है जो कई ग्रुप्स के अंदर एक ग्रुप है, या कहें कि कई ग्रुप्स को समाया हुआ है। एक संगठन के अंदर कई संगठन हैं, ऐसा है कांग्रेस। The leadership also expanded beyond the upper caste and upper class professionals to agriculture based leaders with the rural orientation। और आप देखते हैं कि धीरे धीरे जो नेता हैं वो अपर कास्ट से निकल करके आगे बढ़ते हैं और कई जगहों पर जाते हैं, अलग अलग समाज में गांव के लोगों से मिलते हैं। इन दिस सेंस द कांग्रेस वाज एन आइडियोलॉजिकल कोएलिशन। जब समाज का हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से आ रहा है और वो कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है, तो उसकी अपनी एक विचारधारा भी है। अगर कोई व्यक्ति समाज में आ रहा है तो वो विचार भी है उसका। और कांग्रेस के अंदर धीरे धीरे कई विचारधाराएं जुड़ गई। ये कहें कि कांग्रेस जो है वो एक समुद्र बन गया, जहां पर हर कोई नदी जो है वो समुद्र में आकर मिलती चली जा रही है और अपना प्रवाह को छोड़ती चली जा रही है। और कांग्रेस हर एक के प्रवाह को अपने भीतर समाती चली जा रही है और अपना कैनवास या कहें कि अपना जो संगठन है वो बड़ा करती चली जा रही है। और कांग्रेस इस पूरे देश के ऊपर स्थापित होती चली गई। इसीलिए कांग्रेस को एक पार्टी ना कहा जाए, उसको एक प्लेटफॉर्म कहा जाए, कि प्लेटफॉर्म के ऊपर तो हर गाड़ी आती ही है। उसी प्रकार से भारत के अंदर हर विचार होगा वो कांग्रेस में आएगा ही आएगा। तो सारे आइडियाज, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट आइडिया हो, चाहे आप गांधीवादी हों, चाहे आप शांतिवादी हों, चाहे आप उग्रवादी हों, उग्र मतलब एक्सट्रीमिज्म से जो क्रांतिकारी हों, हर प्रकार का जो विचार हो, आप नारीवादी भी क्यों ना हो, हर पर्यावरणवादी भी क्यों ना हो, हर प्रकार का विचार कांग्रेस के अंदर आ गया, कांग्रेस जुड़ गया। इसी प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में समझाएगा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में बनी थी। आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया और जेपी नारायण इसके बड़े नेता रहे हैं और कांग्रेस के अंदर रही है, वो अपना काम कर रही थी। और 1948 में जो है वो अलग हो गई। पहले कांग्रेस का अलाउ किया गया कि कांग्रेस जो है वो एक ऐसी पार्टी रहेगी जिसके अंदर दूसरी पार्टी भी रह सकती है, लेकिन बाद में ये डिसअलाउ कर दिया गया कि कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं रहेगी।
टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन इन कांग्रेस। अब कांग्रेस की क्वालिटी क्या है, कांग्रेस सिस्टम वो फंक्शन कैसे कर रहा है, सिस्टम का जो पैटर्न है वो आपने समझ लिया। अब बात करते हैं कि टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन इन कांग्रेस। आखिर कांग्रेस के अंदर वो सहिष्णुता कैसे आ जाती है, इसको समझना होगा। फर्स्टली, अ कोलिशन अकोमोडेट ऑल दोज हु जॉइन इट, यानी कि कोलिशन जो है कांग्रेस के अंदर, जो भी एक ऐसा गठबंधन है कि जो भी उसके साथ जुड़ रहा है वो अकोमोडेट कर लेती है, यानी कि हर किसी के लिए एक स्पेस तैयार हो जाता है कांग्रेस के अंदर। इट हैज टू अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजीशन एंड स्ट्राइक अ बैलेंस ऑन ऑलमोस्ट ऑल इशू। और कांग्रेस के अंदर हर कोई बैलेंस के साथ चल रहा है। आपकी विचारधारा कोई भी हो, लेकिन विचारधारा का जब प्रोपोगेशन आप करेंगे तो उस प्रोपोगेशन को भी एक बैलेंस के रूप में करेंगे, क्योंकि दूसरे का विचारधाराओं में वो इन्वेड ना करने शुरू कर दे और कंफ्लिक्ट की सिचुएशन ना हो। यानी कि बैलेंस करना कांग्रेस के मूल में है, या कहें कि कांग्रेस का फंडामेंटल प्रिंसिपल है बैलेंस, अकोमोडेशन, इंक्लूसिवनेस। ये 3 पॉइंट याद रखिए, एग्जाम में तीनों पॉइंट को आप ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। कंप्रोमाइज एंड इंक्लूसिवनेस, यानी कि हर बात पर कंप्रोमाइज करिए, एक बैलेंस के बीच का रास्ता निकालिए। This strategy put the opposition in a difficult, anything that the opposition wanted to say would also find a place in the program and ideology of the Congress। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर यह हो गया कि जो विपक्ष था वो भी एक कंफ्यूजिंग था, या वो करे क्या, क्योंकि कांग्रेस जो है वो इतना कैनवास उसका इतना बड़ा हो गया है, उसका डायमीटर इतना बड़ा हो गया कि अपोजिशन का जो काम था वो भी कांग्रेस के भीतर ही समा गया, क्योंकि विचारधारा जो थी वो इस प्रकार से चल रही थी कि जिसके अंदर हर विचार जो है वो सरकार के आगे आता था कि हमारे विचार को मानिए, आप नहीं मानते तो उसको सरकार की वो आलोचना भी करते थे। जवाहरलाल नेहरू के सामने ही कांग्रेस के ही लोग कांग्रेस की आलोचना करते थे, सरकार की आलोचना करते थे कि हमारा काम होता नहीं है। लेकिन नेहरू की वो शख्सियत थी कैनवास के साथ कि नेहरू उस क्रिटिसिज्म को सुनते थे और बात को समझाते थे और अकोमोडेट करते थे हर एक पॉइंट पर, इसलिए तो वो कांग्रेस थी। Second part is that has the nature of the coalition, there is a greater tolerance of internal differences and ambition of various groups and leaders are accommodated। दूसरी बात ये थी कि आपस में गठबंधन के अंदर एक सहिष्णुता थी, एक एक्सेप्टेंस था। आप कोई बात कहेंगे हम उसको स्वीकार करेंगे, सुनेंगे उसकी बात को, एक स्पेस दिया जा रहा था, नेताओं को अकोमोडेट किया जा रहा था अपनी बात रखने के लिए। ऐसा नहीं था कि आप कोई बात कहेंगे और वो सुनी नहीं जाएगी, बिल्कुल सुनी जाएगी और सुनाई भी जाती थी। नेहरू हर एक के पॉइंट को बहुत बारीकी से सुनते थे, चाहे आप कोई फ्रेशर या कहें कि कोई यंगर स्टूडेंट क्यों ना हो या कोई आप सीनियर क्यों ना हो, नेहरू हर किसी की सुनते थे। और यदि पार्टी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, फैक्शंस हो रहे हैं, तो पार्टी छोड़ करके कोई नहीं जाता था, पार्टी का बड़ा नेता आता था और वो लोगों को समझाता था कि ठीक है आप पार्टी के अंदर रह करके स्ट्रगल कीजिए। The coalition nature of the Congress party treated and in fact encouraged various factions. Some of these factions were based on ideological consideration। तो कांग्रेस के अंदर कई सारे फैक्शंस थे, कई सारे जो गुट थे वो कांग्रेस के अंदर थे, अंदर रह करके वो काम करते थे, स्ट्रगल करते थे और पार्टी को जो है एक आगे बढ़ाने के लिए भी वो काम करते थे, पार्टी को छोड़ करके नहीं जाते थे। There was a room within the party for various factions to fight with each other। वो एक दूसरे से झगड़ते थे। It meant that the leaders representing different interests and ideologies remained within the Congress rather than to go out and form a new party। और यदि नेताओं के जो है आपस में संघर्ष थे, कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, पार्टी के अंदर वो अपनी बातों को रखते थे, पार्टी के बाहर नहीं जाते थे। कहने की कि ऐसा नहीं होता था कि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो पार्टी छोड़ी और मैं तो अगले रास्ते पर चल दिया और नई पार्टी बना ली। उसी प्रकार से तो कई पार्टियां हो गई भारत में, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता था। वहां एक सम्मान था, गांधी जैसे बड़े नेता वहां हुए हैं और गांधी ने जो है ट्रेडिशन, एक कल्चर को डेवलप कर लिया था कि आप सम्मान के साथ अपनी बातों को रखेंगे। इसी प्रकार से इसी को ही कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है। देयर वर नॉट ऑल्टरनेटिव इन द रूलिंग पार्टी, इंस्टेड द कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज एंड क्रिटिसाइज। और सरकार को प्रेशराइज करिए, सरकार की आलोचना करिए, लेकिन पार्टी के अंदर ही आप रहेंगे। ये कांग्रेस का सिस्टम था, इसे ही कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है और ये ही वन पार्टी डोमिनेंस होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टू पार्टी सिस्टम और थर्ड वीडियो में बात करेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम की। 3 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छोटा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, 4 और 5 दोनों मिक्स चैप्टर है, दोनों को हम एक साथ कवर करेंगे ताकि पूरा कोर्स का जो पार्ट है हमारा कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।